हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी समाचार। आज हम 28 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर के टॉप 5 न्यूज फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू और एक एडिटोरियल न्यूज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉप 5 न्यूज आज हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहली न्यूज हमारी इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है, जिसमें ये आईएमडी डिपार्टमेंट ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि इस साल जो मानसून रहेगा वो अबव नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके साथ जो अगली न्यूज जो हम देखने वाले हैं वो पेज नंबर 9 से हमने उठाई है। उसके अंदर हम एनिमल्स, खास करके जो गाय है, काऊ है, उनका कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ रहा है, खास करके जो स्ट्रे एनिमल्स है उनका। उसके साथ साथ उन एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए सरकार क्या इनिशिएटिव ले सकती है, और जो एक मीनेस डेवलप हुआ है कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो हमें हर जगह देखने को मिल रहे हैं, तो उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हमारी न्यूज रहेगी। नेक्स्ट न्यूज इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इसके अंदर ये चिंता व्यक्त की गई है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है, और खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अदर डिवाइसेस और चिप वगैरह जो हम परचेज करते हैं, उसका मोर देन 50% हम चाइना से परचेज करते हैं। तो उससे हमारी एक डिपेंडेंसी चाइना पे कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, और उसका हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली काफी नुकसान हो सकता है। तो इस न्यूज को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ प्रीलिम्स के फैक्ट सेक्शन में हम पोक्सो एक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। पोक्सो एक्ट क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं, और इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम देखने वाले हैं। उसके साथ लोकेशन इन न्यूज के अंदर हम बाल्टिक सी के नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनको, और जो बाल्टिक सी के आसपास जो भी बेस वगैरह हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एडिटोरियल एनालिसिस में आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में चाबार पोर्ट से संबंधित इंडिया ने जो अभी रिसेंट एग्रीमेंट किया है उसकी डेवलपमेंट को लेकर और ऑपरेशंस को लेकर, और चाबार पोर्ट का हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं चाबार पोर्ट की डेवलपमेंट को लेकर, वो हम स्टडी करेंगे। ये न्यूज काफी समय से लगातार चर्चा में चल रही है। हाल ही में इंडिया ने चाबार पोर्ट के लिए ईरान के साथ समझौता किया है। उसके बाद से कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर में हर तीसरे या चौथे दिन हमें चाबार पोर्ट के बारे में कोई ना कोई एडिटोरियल डिस्कस देखने को मिल जाता है। उसके साथ मैप सेक्शन में हम यूरोप के बारे में स्टडी करेंगे, खास करके यूरोप की फिजिकल सेटिंग्स, उसके एशिया के साथ कौन कौन से बॉर्डर पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज यूरोप को घेरे हुए हैं चारों तरफ से, और यूरोप के अंदर कौन कौन से माउंटेन्स और अदर फिजिकल फीचर्स हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज सतीश। 2 times I appeared in HCS interview. I am JRF in geography and I did my graduation in electronics and communication engineering. So स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली न्यूज, आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि दिस ईयर मॉनसून विल बी अबव नॉर्मल कंडीशन। और इंडियन मॉनसून से जुड़ी हुई सॉरी इंडियन मॉनसून से जुड़ी हुई हमें 2-3 फैक्ट्स ये पता होने चाहिए कि इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट करने वाले कौन से वो 2-3 फैक्टर्स हैं। उनमें सबसे पहला जो फैक्टर हमारा आता है उसमें एलिनो और लानिना कंडीशंस आती हैं। इन दोनों को ज्वाइंटली हम एनसो भी बोलते हैं, एलिनो सदर्न ऑक्सीलेशंस। एलिनो और लानिना के बारे में हमें दो चीजें पता रहनी चाहिए कि जो एलिनो है वो वाली कंडीशन इंडिया की मॉनसून को क्या करती है, वीक करती है, और लानिना की जो कंडीशन रहती है वो इंडियन मॉनसून को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन एलिनो और लानिना की जो कंडीशंस हैं एक्चुअली दे रिलेटेड फ्रॉम द साउथ पैसिफिक ओशन। साउथ पैसिफिक ओशन में जो साउथ अमेरिका है उसका जो बॉर्डर एरिया रहता है, वहां पे जो ओशन का जो टेम्परेचर रहता है वो 3 to 4 ईयर्स के अंदर स्विच करता रहता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। जब वहां पे साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर बॉर्डर एरिया ऑफ साउथ अमेरिका, उस रीजन के अंदर जब भी टेम्परेचर क्या रहता है हमारा, ज्यादा हो जाता है नॉर्मल ईयर से, जब वार्म टेम्परेचर वहां डेवलप होता है, उसकी वजह से क्या रहता है, एल नीनो कंडीशंस डेवलप रहती हैं, और उन एल नीनो कंडीशंस की वजह से इंडियन मॉनसून क्या होता है, वीक होता है। जबकि अपोजिट में क्या रहता है, लानीना कंडीशन। लानीना कंडीशन के अंदर क्या रहता है, इंडियन मॉनसून क्या रहती हैं, बेटर प्लेस रहती हैं, और इंडियन मॉनसून के टाइम पे जो सदर्न पैसिफिक ओशन हमारा, वहां पे क्या रहता है, कोल्ड करंट्स की प्रिवेलेंस ज्यादा रहती है, और उसकी वजह से साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है वहां पे बारिश कम रहेगी, लेकिन इंडिया के अंदर बारिश अच्छी रहेगी। लेकिन एलिनो की कंडीशन में साउथ अमेरिका वाला जो रीजन वहां पे बारिश ज्यादा रहेगी, लेकिन इंडियन ओशन के अंदर या फिर इंडियन जो मानसून है वो क्या रहेगी, वीक रहेगी। उसके साथ साथ जो सेकंड फैक्टर रहता है इंडियन ओशन को प्रभावित करने वाला, वो है हमारा इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल क्या रहता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन की दो ब्रांचेस
एक हमारी बे ऑफ बंगाल वाले रीजन की ब्रांच है, एक हमारा अरेबियन सी की ब्रांच जो हमारे इंडिया को और अफ्रीका वाले रीजन को आपस में कनेक्ट करती है। तो इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है उसको इंडियन ओशन डाइपोल के नाम से जाना जाता है। जब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव रहता है तो इंडियन मानसून के लिए वो गुड रहता है, अच्छा रहता है। और इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी है, उसको पॉजिटिव कब बोला जाता है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशन इन अफ्रीका एंड इंडियन रीजन, जो अफ्रीका और इंडिया के साथ जो लगता हुआ रीजन है, जो वो आर्म है, जो वो ब्रांच है इंडियन ओशन की, वो गर्म रहे कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जब बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर टेम्परेचर कम रहेगा और जो अपना अफ्रीकन रीजन वाले जो इंडियन कॉन्टिनेंट सॉरी इंडियन जो ओशन है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल उसको बोलते हैं। और उस केस में क्या रहेगा, इंडिया के अंदर मानसून अच्छी रहेंगी। इसका रीजन ये है क्योंकि जो इंडियन मानसून होती हैं वो क्या आते हैं, साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं, क्योंकि जो वो मानसून के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट उनको चाहिए, वाष्प वगैरह जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? इंडियन ओशन का कौन सा वाला रीजन, जो अफ्रीका के साथ जो लगता हुआ रीजन। और जब वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वहां से क्या रहेगा, हमारे जो इवेपोरेशन रहेगा, जो वाटर कंटेंट जो रहेगा क्लाउड्स की फॉर्मेशन के लिए वो ज्यादा रहेगा, और उससे क्या रहेगा, इंडियन मानसून पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेगा। तो इंडियन ओशन डाइपोल जब पॉजिटिव होगा तो इंडियन इंडिया के अंदर जो मानसून रहेगी वो बेटर प्लेस रहेगी। तो हमें ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीजें पता रहनी चाहिए। इंडियन ओशन अच्छा कब रहता है? दो कंडीशन, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव, सेकंड कंडीशन जब लानिना की कंडीशन बनती है। इंडियन मानसून नेगेटिवली कब इफेक्ट रहता है? जब एलिनो की कंडीशन बनती है। एलिनो और लानिना में से हमें एक चीज याद रखनी है, जो एलिनो की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, जो अकरेंस रहती है उस इवेंट की, दैट इज मोर फ्रीक्वेंट देन लानिना कंडीशन। हर 3 से 4 साल के अंदर हमें एलिनो का इवेंट देखने को मिलेगा, जबकि लानिना की जो कंडीशन रहती है वो हमें 4 से 6 साल के बाद देखने को मिलती है। अदरवाइज इन बिटवीन क्या रहता है, नॉर्मल ईयर कंसिडर किए जाते हैं। तो ये था हमारा इंडियन मानसून के बारे में। और इंडियन मानसून का हमारे ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो तो बढ़ती है, उसके साथ साथ इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहती है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री रहती है उसके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा रहती है, एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा क्या रहता है, वो बढ़ जाता है, और ओवरऑल जो जीडीपी इंडिया की वो पॉजिटिवली इफेक्ट रहती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी इंडियन मानसून से जुड़े हुए हैं। जब इंडिया के अंदर मानसून फेल रहता है तो फूड प्राइसेस काफी हाई हो जाते हैं हमारे, खास करके जो वेजिटेबल्स हैं, तो जो रहते हैं हमारा टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ये हाईली अफेक्टेड रहते हैं मानसून से और अदर वेदर कंडीशन से। तो हमने इंडियन मानसून के बारे में देखा और इंडियन मानसून को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया। अगली न्यूज पे हम चलते हैं। अगली न्यूज हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई, जिसके अंदर एनिमल रियरिंग और खास करके जो स्ट्रे एनिमल्स हमारे काऊ वगैरह से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको उसके बारे में लिखा गया है। और ये यूपी के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो तराई रीजन है, जो मार्सी एरिया है, उस रीजन के अंदर क्या देखने को मिला हमें कि वहां पर जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, और वहां पे जो इकोसिस्टम का एक कॉम्बिनेशन, इकोसिस्टम का एक बैलेंस ह्यूमन बींग्स और जो वाइल्ड लाइफ उसके बीच में जो बना हुआ है वो डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। तो उसकी वजह से क्या रहता है, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनके अंदर जाकर चरते हैं, और उससे क्या रहती है, हमारी क्रॉप काफी प्रभावित रहती है। तो उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, कंटीली तारे लगाते हैं, जो शार्प ब्लेड्स वगैरह जिनके अंदर यूज की जाती है, उससे क्या रहता है, एनिमल्स काफी इंजर्ड रहते हैं। और एनिमल्स इंजर्ड होने के साथ साथ एक इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्या एनिमल्स से प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे कंटीली तारों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम फार्मर्स कंटीली तारों का प्रयोग ना करें, या फिर कई सारे फार्मर्स इलेक्ट्रिकल फेंसिंग का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल फेंसिंग में एक इलेक्ट्रिकल शॉक, जो कोई भी एनिमल जब उस फेंसिंग से टच करता है तो उसको एक इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, तो उसके लिए भी काफी जो एनिमल वेलफेयर जो बोर्ड है या फिर एनिमल वेलफेयर से जुड़ी हुई एनजीओज हैं वो भी इस पॉइंट को काफी रेज करते हैं तो उसके लिए एक डिलीमा की कंडीशन डेवलप हुई है, फार्मर्स डिलीमा, और उससे जुड़े हुए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। और इनोवेटिव सॉल्यूशंस में जो सबसे बड़ा जो सॉल्यूशंस निकल के सामने आया है उसके अंदर ये बोला गया है कि फार्म जो एनिमल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए गौशालाएं या फिर जो एनिमल शेल्टर्स हैं उनको डेवलप किया जाए। लेकिन एनिमल शेल्टर्स को डेवलप करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, तो वो इन्वेस्टमेंट कौन बेयर करेगा, उसका ओनस किस पे जाएगा? क्या वो
गवर्नमेंट और जो पब्लिक है उसके बीच में मिला जुला स्वरूप होना चाहिए, या फिर जो गवर्नमेंट है उसको अपने आप से ही फुल्ली अपना ओनर्स लेना चाहिए उस चीज को लेके। तो उस चीज को लेके इसमें एक ये सॉल्यूशन निकल के आया है कि जो एनिमल शेल्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, या फिर जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको जो लोकल एरिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ या प्रोटेक्टेड एरिया है उनके अंदर छोड़ा जा सकता है। तो जिससे कि वो लोकल इन्वायरमेंट में या फिर लोकल जो वाइल्ड लाइफ है उसके साथ असेमलेट कर पाए, और वहाँ पे जो ओपन में वो उनके लिए चरने के लिए चरागाहें भी मिलेंगी, ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे। उसके साथ साथ जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी इकोलॉजिकल वे में और जो नेचुरल जो वे में जो प्रोटेक्ट किया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है किसी भी पॉपुलेशन को, क्योंकि उनके जो उनको खाने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी उस लोकल इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इससे क्या रहेगी, उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहेगी और उसके साथ साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था भी होती रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ इसके लिए इसके पीछे एक फिजिबिलिटी इश्यू भी जुड़ा हुआ है। क्या जो वाइल्ड लाइफ है उसके साथ जो पालतू पशु हैं उनको वहां पे रखा जाना सही होगा या नहीं होगा? तो इस ये अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है। इसका अभी तक कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिला है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो कि लॉन्ग रन में यूज किया जा सके। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें एक चीज ये भी आ रही है, तो आखिर स्ट्रे एनिमल्स की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा जो काऊ है या फिर अदर जो एनिमल्स उनकी स्लोटरिंग पे बैन लगाया गया है। और बैन लगाने से क्या है, फार्मर्स उनको सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी एनिमल्स प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं, जो कि मिल्चिंग जो टाइम पीरियड रहता है उनका जो उस टाइम पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं, या फिर अभी फार्मर्स मैकेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह के द्वारा एग्रीकल्चर की जा रही है, तो उससे भी जो पशु बैल वगैरह जो यूज किए जाते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उनकी भी यूटिलिटी काफी कम होती जा रही है। तो इस वजह से क्या रहता है कि एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्ट्रे एनिमल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उससे फार्मर्स को एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ चैलेंज तो है ही है, साथ में सरकार को उनसे जुड़े हुए चैलेंज उनको कैसे एक सस्टेनेबल वे में प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि फार्मर्स के साथ साथ उसके अलावा और भी जो जैसे रोड एक्सीडेंट्स वगैरह काफी देखने को मिलते हैं हमें स्ट्रे एनिमल्स की वजह से, तो उस टाइप से जुड़े हुए मुद्दों को कैसे सोल्व किया जाए। सो इस एडिटोरियल सॉरी इस न्यूज में यही डिस्कस किया गया था कि वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं। हिंदी में वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इनको छुट्टा जानवर भी बोलते हैं। सो इस न्यूज के बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है इंडिया रिलाइज ऑन चाइना फॉर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया अपनी जो गुड्स है, इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है हमारा। और ट्रेड डेफिसिट ग्रो करने के साथ साथ जो हमारा जो मेजर चंक है जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और चिप्स वगैरह वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और चिप्स अपने आप में काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, खास करके इंडिया की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको लेकर इस आर्टिकल में चिंता व्यक्त की गई कि इंडिया इस सेक्टर के अंदर सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो सकता है, और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें इसमें करनी चाहिए। इसमें ये बोला गया कि इंडिया को R&D इनोवेशन इस पे फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए इंडिया के अंदर उसको डेवलप करना रहेगा। और जो एंसिलरी इंडस्ट्री है जो चिप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, उसको भी प्रोडक्ट की उसको भी प्रमोट करना चाहिए। इस चीज को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफी प्रयास भी किए हैं, और खास करके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI जो स्कीम है वो इंडियन खास करके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ी हुई मैन्युफैक्चरिंग उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने उस पर काम किया है। तो इस एनालिसिस में उन्होंने एक चीज और भी बोली है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, साथ साथ रसिया और अदर नेशंस के साथ भी बढ़ता जा रहा है। कल के न्यूज़पेपर में ये एक न्यूज ये हमें ये भी देखने को मिली थी कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया के उनमें से 9 के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहता है। सिर्फ USA को छोड़ दें तो बाकी सब नेशंस जो टॉप 10 में आते हैं उन 9 नेशंस के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। तो ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस डेवलप हो सकता है। दूसरा, इंडिया की जो इंडिया का जो रुपया है वो एज कंपेयर टू डॉलर इंटरनेशनल लेवल पे डेप्रिसिएट हो सकता है, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। और साथ के साथ इंडिया के अंदर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है विजावी एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर एंड रुपी। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है
वो चाइना के साथ तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की वजह से है। उसके अलावा रसिया के साथ रिसेंटली जो रसिया यूक्रेन वार हुआ है और उसके अंदर जो रसिया के ऊपर ऑयल की ट्रेड को लेकर जो बैन लगे हैं, सैंक्शंस लगे हैं, उसकी वजह से इंडिया ने क्या किया है, काफी चीप ऑयल रसिया से परचेज किया। उसकी वजह से इंडिया का जो परचेज है वो रसिया के साथ काफी इंक्रीज हुआ और ट्रेड डेफिसिट भी इंडिया का बढ़ा है। सो इसमें यही बोला गया कि इंडिया की ट्रेड डेफिशिएंसी जो है चाइना के ऊपर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाई करते हुए अपने लोकल प्रोडक्शन और R&D को हमें डेवलप करना चाहिए। क्योंकि किसी भी एक देश पे रिलाय करना इतनी बड़ी प्रोडक्शन सप्लाई के लिए अपने आप में चैलेंजिंग, खास करके अभी कोविड-19 के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम में वर्ल्ड वाइड जो सप्लाई चेन्स उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए जो डिफरेंट नेशंस है उन्होंने इस चीज को लेके प्रयास भी किया है। नेक्स्ट न्यूज हमारी प्रीलिम्स फैक्ट को पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर पोक्सो एक्ट के बारे में बोला गया है। पोक्सो एक्ट क्या है इंडिया के लिए? फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है रिलेटेड टू सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। 2012 में इसको इनेक्ट किया गया था। 2019 में क्या गया था, इसके कुछ प्रोविजंस को काफी स्ट्रिक्ट किया गया था और इसमें डिफाइन किया गया था कि जो चाइल्ड के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज रहता है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसको डिफाइन करना, उसके साथ साथ उसको जेंडर न्यूट्रल भी किया गया था। तो जेंडर न्यूट्रलिटी लाने के लिए इन्होंने चाइल्ड को डिफाइन किया था कि एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज जो है उससे नीचे वाली जो एज ग्रुप उसको चाइल्ड के तौर पे कंसिडर किया गया था। उसके साथ साथ इसमें नॉन रिपोर्टिंग इज ए क्राइम, इस पॉइंट को भी ऐड किया गया था इसके अमेंडमेंट वाले टाइम पे 2019 के अंदर। इसमें नॉन रिपोर्टिंग इज ए क्राइम, इसमें ये चीज बोली गई है कि मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं पे भी कोई चाइल्ड अब्यूज होता है तो उस केस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा या फिर जो मेन एग्जीक्यूटिव रहेगा जिसपे जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की, इफ ही विल नॉट रिपोर्ट दैट इश्यू, तो वो भी लायबल रहेगा पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन, मतलब कोई चिल्ड्रन है अगर वो खुद रिपोर्ट नहीं करता है तो उस पे ऐसा कोई ओनस नहीं है। उसके साथ साथ इसमें टाइम लिमिट जो रहती थी रिपोर्ट करने की अब्यूज का, वो उसको भी खत्म कर दिया गया था। उसके बाद कोई भी बच्चे जिसके साथ कभी भी चाइल्ड अब्यूज हुआ है तो अपनी लाइफ में कभी भी उस इश्यू को रेज कर सकता है और जस्टिस के लिए डिमांड कर सकता है। उसके साथ कीपिंग विक्टिम्स आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल, और जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखने का प्रोविजन इस अमेंडमेंट में किया गया था। और खास करके मीडिया ट्रायल्स आजकल हमें जो काफी देखने को मिलती हैं, तो मीडिया ट्रायल को या फिर मीडिया के अंदर ये रिस्ट्रेन करना कि उस चाइल्ड की आइडेंटिटी उसको रिवील ना किया जाए, उसको कॉन्फिडेंस रखा जाए, ये प्रोविजन इसमें ऐड किया गया था। इस जो एक्ट है, पोक्सो जो एक्ट है, उससे रिलेटेड कंसर्न क्या है, उसमें देखने को मिला कि सच अब्यूजेज इज ऑन राइज, ऐसे अब्यूजेज जो हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसके पीछे एक रीजन तो ये हो सकता है कि रिपोर्टिंग जो है, पहले रिपोर्टिंग कम होती होगी, अब रिपोर्टिंग जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है उसकी वजह से बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ क्या है, इसके अंदर जो कंसर्न है उसमें एक कंसर्न ये देखने को मिला है कि काफी चाइल्ड क्या रहते हैं अपनी कंसेंट के साथ क्या करते हैं, ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। उस केस में जो ऑफेंडर्स हैं उनको कैसे क्रिमिनलाइज किया जाए, वो अपने आप में काफी इशू है। उसके साथ साथ अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ दिस एक्ट, ये भी पेरेंट्स को या फिर जो व्यक्ति रहते हैं, बच्चा रहता है, उसको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं रहता है, क्योंकि हमारी स्कूल एजुकेशन या फिर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है, वहां पे ऐसी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। सो ये इससे जुड़े हुए मुद्दे थे कि सच अब्यूज इज ऑन राइज, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडोलसेंट सेक्स। तो इसमें ये चीज बोली गई है। साथ साथ में ये भी बोला गया है कि अगर कोई माइनर है वो अपनी कंसेंट से सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो उस केस में क्या माइनर को उस एक्ट के तहत रजिस्टर करना चाहिए एज ए विक्टिम, उसके साथ साथ एज ए कल्प्रिट। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर ये बोला गया है कि क्या कोई बच्चा खास करके 16 से 18 साल की एज में जो है, एज ग्रुप में, अगर वो अपनी कंसेंट से सेक्स करता है, क्या उसको भी एज ए क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खास करके ये मुद्दा हमें देखने को मिलता है जब कोई भी चाइल्ड अगर कोई ऐसा क्राइम करता है, खास करके निर्भया केस के बाद से, तो उस वक्त ये आवाज काफी उठी थी कि क्या जो चाइल्ड की जो डेफिनेशन है 18 साल से घटा के उसको 16 साल ना कर दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली जो लॉ कमीशन हमारा, उसने रिकमेंड किया है कि इस एज को हमें इतना ही मेंटेन रखना चाहिए, 18 साल। ये बोला है। और उन्होंने जो सेकंड 22nd जो लॉ कमीशन है, उन्होंने इस चीज के लिए
लॉजिक भी दिया है और कारण भी बताया है कि इस एज को हमें कम क्यों नहीं करना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने 2 कारण बताए हैं। सबसे पहला जो रीजन दिया, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का प्रपोजल है टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। अभी इंडियन गवर्नमेंट ये इस चीज को कंसिडर कर रही है कि हमें जो एज ऑफ मैरिज है, खास करके गर्ल की एज ऑफ मैरिज है जो अभी 18 साल है, उसको बढ़ा के लड़के के बराबर जो मैरिज ऑफ एज है 21 ईयर्स उसको करना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जो एज ऑफ मैरिज है उसके अंदर पैरिटी होनी चाहिए। लड़की की उम्र अभी 18 साल है, लड़के की 21 साल है, तो दोनों उम्र के अंदर पैरिटी लाके हमें 21 ईयर्स करना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट रहेगा, जो गर्ल साइड है उसको जो अपनी लाइफ के अंदर जो कैरियर अपॉर्चुनिटी रहती है एजुकेशन से और जॉब से जुड़ी हुई, वो उनको फुलफिल कर पाएगी। दूसरा क्या रहता है, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंट्रोल रहेगी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में MMR जो है वो भी हमारी कंटेन हो पाएगी। उसके साथ लॉ कमीशन ने एक इस इश्यू को भी रेज किया है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है और जो पोस्को के अंदर जो डेफिनेशन है चाइल्ड की, उसके अंदर काफी डिफरेंस है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत किसी भी लड़की को जो 15 साल से जो ऊपर हो गई है तो वो एलिजिबल है मैरिज के लिए, जबकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत 18 साल की जो एज है वो लड़की की शादी के लिए डिफाइंड है। और पोक्सो के अंदर 18 साल से कम एज का जो भी चिल्ड्रन रहता है उसको, 18 साल से कम एज का कोई भी पर्सन रहता है उसको चिल्ड्रन कंसिडर किया जाता है। तो मुस्लिम पर्सन लॉ में 15 साल से उम्र क्रॉस करते ही उसको शादी का अधिकार है। और वहीं पोक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम के बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना वो चाइल्ड अब्यूज के तहत काउंट किया जाता है। तो ये क्या हमारी दोनों जो लॉज हैं उनके बीच में क्या है, एक डिफरेंस है। और उस गैप को फिलअप करने के लिए सरकार 22nd जो लॉ कमीशन उसने भी रिकमेंड किया है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज इस चीज में होनी चाहिए, खास करके चाइल्ड सेक्स से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और चाइल्ड अब्यूज से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो हमने पोक्सो एक्ट के बारे में देखा, इसके अमेंडमेंट 2019 में हुआ, इसके चैलेंजेस क्या हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनल मैरिज जो एक्ट्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है और क्या चैलेंजेस है और उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके साथ हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू प्रीलिम्स लोकेशन इन न्यूज। और आज हम बाल्टिक सी के बारे में स्टडी करेंगे। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के बारे में कुछ फैक्ट हैं। सबसे पहले हमें 3 बाल्टिक नेशंस का पता रहना चाहिए। जो 3 बाल्टिक नेशंस उसके अंदर लातविया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को कंसिडर किया जाता है। बाल्टिक सी के साथ में गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रिगा और गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पे 3 गल्फ हैं जो बाल्टिक सी को घेरे हुए हैं। बाल्टिक सी क्या है, बाल्टिक सी का जो वाटर है दैट इज सोल्ट वाटर। और जो बाल्टिक सी से जुड़ी हुई जो पोर्ट्स हैं वो पोर्ट्स क्या रहती है हमारी, फ्रीज नहीं रहती हैं, वो क्या रहती है हमारी विंटर्स के अंदर भी ओपन रहती है। उसके पीछे रीजन क्या रहता है कि वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो आता है हमारा अमेरिका की तरफ से, वो इस रीजन को क्या रखता है, गर्म रखता है। जो वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो रहता है वो वाला करंट, तो उससे क्या रहता है यहाँ पे पोर्ट वगैरह फ्रीज नहीं रहती हैं, तो जो सी ट्रेड रहता है वो ओपन रहता है थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद जो डेनमार्क स्टेट है वो बाल्टिक सी को अटलांटिक सी के साथ कनेक्ट करती है। तो ये बाल्टिक सी के बारे में था। इट इज ए पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन सिचुएटेड इन नॉर्थ यूरोप। साउदर्न डेनमार्क इसके साथ जुड़ा हुआ है। और डेनिश स्ट्रेट अटलांटिक ओशन और बाल्टिक सी को जोड़ती है। डेनमार्क स्ट्रेट बोल दीजिए या फिर डेनिश स्ट्रेट बोल दीजिए। और लार्ज एक्सपेंस ऑफ ब्रैकिश वाटर, ये मैंने आपको बता दिया। सराउंडिंग कंट्रीज इसके आप पढ़ लेना एक बार, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रसिया। रसिया भी यहाँ पे इंक्लूड, आप इस चीज को याद रखना एक फैक्ट। जो बाल्टिक सी है उससे रसिया का ये क्लिनिनग्राद जो वाला रीजन है वो वाला रीजन इससे जुड़ा हुआ है बाल्टिक सी से। हालांकि ये मेनलैंड रसिया से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन ये रसिया की एक टेरिटरी है जो कि बाल्टिक सी में ओपन होती है। तो ये बाल्टिक नेशन के तौर पे 3 देशों को जाना जाता है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये बाल्टिक सी के बारे में था हमारा। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हमारी एडिटोरियल एनालिसिस से जुड़ी हुई है, इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस और हम चाबार पोर्ट के बारे में देखेंगे। चाबार पोर्ट के बारे में अभी रिसेंटली हमने डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर न्यूज जो हमारा जो यूपीएससी समाचार हम देते हैं उसके अंदर 2 से 3 बार डिस्कस हो चुका है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं चाबार न्यूज। चाबार जो पोर्ट है, चाबार पोर्ट को लेके जो हमारा जो रिसेंट एग्रीमेंट हुआ है, चाबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए उसका एक टर्मिनल है, उस टर्मिनल का नाम है शाहिदी बहिश्ती टर्मिनल। उस टर्मिनल को हमें क्या करना है, ऑपरेट करना है और उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है ताकि वहां से हम ट्रेड वगैरह काफी इंक्रीज कर पाए। तो उसको लेकर क्या है कि यूएसए ने अपना रिजर्वेशन जाहिर किया है, साथ साथ
जो इजराइल है उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल के बीच में टसल चल रही है। और उस चीज को लेते हुए इंडिया का जो ये मूव है, इसको मूव को एक स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पे देखा जा रहा है कि इंडिया की ये डिप्लोमेसी, सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया ने अपने रिलेशंस को मैनेज करते हुए ईरान के साथ ये डील की है। इंडिया का चाबार पोर्ट डेवलप करने का जो प्रोग्राम वो काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन बीच में यूएसए द्वारा ईरान पर जो सैंक्शंस लगाए गए थे, खास करके न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का चल रहा था उसको लेते हुए, तब इंडिया ने अपने रिलेशंस को कुछ हद तक लिमिट किया था और चाबार पोर्ट की जो डेवलपमेंट थी वो भी डिले हो गई थी। लेकिन इंडिया ने अभी इस प्रोजेक्ट को फिर से उठाया है, और इंडिया के लिए चाबार की इंपॉर्टेंस किस वजह से है उसको हम देख सकते हैं स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली। तो स्ट्रेटेजिकली अगर इंपॉर्टेंस देखें तो चाबार पोर्ट क्या रहती है हमारी, चाबार पोर्ट काफी नजदीक है ग्वादर पोर्ट के, तो ग्वादर पोर्ट के नजदीक होने से हमें चाइना की जो एक्टिविटीज हैं, क्योंकि चाइना ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, तो ग्वादर पोर्ट के आसपास जो एक्टिविटीज रहती हैं या फिर नेवल प्रेजेंस रहती है जो चाइना की, उसको हम मॉनिटर कर पाएंगे और एक इफेक्टिव डेटरेंस हम वहां पे पैदा कर पाएंगे थ्रू द चाबार पोर्ट। उसके साथ साथ जो हमारा जो ऑयल का जो ट्रेड रहता है, मोर देन 85% दैट पासिस थ्रू दैट रीजन, और तो उस रीजन की जो प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी जो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो इंडिया का मिडल ईस्ट के साथ जो होना है, मिडल ईस्ट के जो नेशंस हैं और उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया के नेशंस हैं, वो भी हमारे चाबार पोर्ट से हो पाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो रसिया से चाबार पोर्ट को जोड़ेगा, वो सेंट्रल एशियन जो नेशंस हैं वहां से होते हुए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वहां से होते हुए जाएगा थ्रू कैस्पियन सी, तो हमारे को एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ जो इंटरनेट आईमैक कॉरिडोर जो हमारा अभी डेवलप हुआ है, वो भी चाबार पोर्ट वाले रीजन से ही कनेक्ट होते हुए जाएगा, तो इसलिए इंडिया के लिए ये रीजन काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी इंडिया ने क्या किया है, अपना जो यूएस इजराइल वाला जो फैक्टर है उसको बैलेंस करते हुए चला है, और इंडिया ने इंपॉर्टेंस या फिर ये इंडिया ने ये पॉइंट रेज किया है कि अगर हमें चाइना को कंटेन करना है और यूएसए और वेस्टर्न नेशंस चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, उसकी पावर को लिमिट करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के इन्फ्लुएंस को जो अरब नेशंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया का चाबार पोर्ट डेवलप करना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और यूएसए को ये कंसीडर करना चाहिए कि इंडिया को स्पेशल प्रोविजन या फिर स्पेशल रिलैक्सेशन देते हुए इन सैंक्शन से रिबेट दिया जाए। तो इंडिया का इज ए बैलेंसिंग एक्ट एंड ईरान जियोपॉलिटिक्स। तो इस चाबार पोर्ट की हमने इंपॉर्टेंस देखी और इंडिया का डिप्लोमेटिक विन कैसे है, तो ये हमारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ हम मैपिंग सेक्शन में आज यूरोप को देखेंगे। तो जो यूरोप है हमारा, ये एक पेनिनसुला है, और ये पेनिनसुला भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर काफी स्मॉल स्मॉल पेनिनसुला है, और यूरोप कॉन्टिनेंट अपने आप में एक पेनिनसुला है। और यूरोप क्या है हमारा, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट जो रहता है हमारा, सेकंड स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद उस ऑस्ट्रेलिया से बड़ा हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट एशिया से जो सेपरेट होता है, तो उसके अंदर एक यूराल माउंटेन्स हैं जो कि हमारे रसिया के अंदर हैं। यूराल माउंटेन से जो ईस्टर्न रीजन है दैट इज रसिया, सॉरी दैट इज एशिया। और उसके साथ साउथ में कोकेसस माउंटेन है, कोकेसस माउंटेन उसको एशिया से अलग करता है। साउथ में हमारा मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी इसको यूरोप को कहां से अलग करता है, अफ्रीका से, और साथ में ही एशिया से अलग करता है। इसके इसके अगर हम डिफरेंट चैनल्स और स्टेट्स की बात करें, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इसको अफ्रीका से सेपरेट करता है। उसके साथ साथ स्टेट ऑफ डोवर जो है वो अपना क्या करता है, इंग्लैंड को और फ्रांस वाले रीजन को, फ्रांस का जो पेनिनसुला उसको अलग करता है। इंग्लिश चैनल भी इसके पास में ही है। उसके साथ इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन की जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यूरोप के अंदर हमारा आल्प्स माउंटेन सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज जो है वो आल्प्स माउंटेन रेंज है। अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जो यूरोप है हमारा वो 35 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में एग्जिस्ट करता है, जो कि टेम्परेट जोन में आता है। टेम्परेट जोन में आने की वजह से वहां पे टेम्परेचर जो रहता है हमारा वो काफी कम रहता है।
और उसके साथ साथ लैटिट्यूड ने लिए 10 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट, इस वाले लैटिट्यूडनली एक्सटेंशन के अंदर लाई करता है। जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो पास होती है लंदन से। लंदन से होते हुए ये अफ्रीका अफ्रीका के अंदर भी, जैसे माली, बुर्किना फासो, टोंगो, गाना, उस वाले रीजन से होके जाती हैं। तो जो अपने 0 डिग्री ग्रीनविच जो मेरिडियन है वो इंग्लैंड से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए पास होती हैं। उसके साथ इसके नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है और वार्म गल्फ स्ट्रीम जो वार्म रखता है, यूरोपियन जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स को वार्म रखता है ताकि वहां पे फ्रीजिंग वगैरह ना रहे। और जो वार्म नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है वो हमारा अमेरिका वाले रीजन की तरफ से आता है। और वेस्टर्ली जो वेव्स ट्रेड विंड्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में, वेस्टर्लीज विंड जो विंड्स रहती है हमारी, उनके इन्फ्लुएंस से वो यूरोप की तरफ मूव करता है। और इट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन प्रोपोर्शन टू साइज, ये हमने देख लिया। तो ये मोटे मोटे फैक्ट थे। उसके बाद बाउंड्रीज मैंने आपको बता दी थी इससे जुड़ी हुई। इसके साथ हमारा यूरोप का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हुआ। उसके साथ हमने कुछ आज 4 क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये क्वेश्चंस का आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और जो स्टूडेंट लगातार 30 डेज तक इन क्वेश्चंस के आंसर करेगा उसको हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक प्राइज भी दिया जाएगा। सो इसके साथ ही आज का हमारा सेशन एंड होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।